अभी तक मेरे पास सिर्फ 4 रिस्पॉन्सेज आए हैं। ठीक है, और हम डिस्कस कर लेते हैं, रिकॉर्डिंग में शेयर कर दूंगी आप लोगों को। बाकी बच्चे जो नहीं आ सके हैं मीटिंग में वो फिर सुन लेंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। नर्स इन अ न्यू बॉर्न नर्सरी इज मॉनिटरिंग अ pet preterm newborn for respiratory distress syndrome. Which assessment of finding would alter the nurse to the possibility of this syndrome? अब रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम आप लोगों ने पढ़ा है, ये कंजेनिटल डिसऑर्डर होता है। इसमें सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी होती है। सर्फेक्टेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो हमारे लंग्स में पाया जाता है, और ये लंग्स को कोलैप्स होने से बचाता है, और हमारे जो एयर स्पेसिस हैं, एयर वेज हैं, उनको ओपन रखने में हेल्प करता है। और ये होता है कि उन बच्चों में कि जो प्री टर्म होते हैं डायबिटिक, मदर उनकी डायबिटिक होती है, प्री टर्म होते हैं बच्चे। ठीक है, और प्री मेच्योरिटी की वजह से सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होती है, वो डेवलप नहीं हो पाता। बेसिकली जो है ना वो 24 टू 28 वीक्स के अंदर जो है ना इसकी प्रोडक्शन हो जाती है। लेकिन अम्नियोटिक फ्लूइड में ये 32 वीक्स के बाद आता है। तो अगर 32 वीक से पहले फॉर एग्जांपल डिलीवरी हो गई है, और या सी सेक्शन हो गया या प्री टर्म डिलीवरी हो गई है, तो उस वजह से क्या होता है कि वो सर्फेक्टेंट नहीं होता, और सर्फेक्टेंट ना होने की वजह से बच्चे को जो है वो रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होता है। इसको हम हाइलेंड मेम्ब्रेन डिसऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है, और इसके साइन सिम्टम्स में आप लोगों को पता है कि इसके जो हॉलमार्क साइंस है ना वो टेकिपनिया एंड रिट्रैक्शंस हैं। ठीक है, टेकिपनिया आपको पता है कि रिस्पिरेटरी रेट ज़्यादा होता है, और रिट्रैक्शंस होती हैं उसके रिब्स की। ठीक है, और इसके अलावा नेजल फ्लेयरिंग, और ये सारे सिम्टम्स जो है ना वो इसके बेसिक सिम्टम्स हैं। द करेक्ट आंसर इज अल्फा। टेकिपनिया एंड रिट्रैक्शंस नर्स को अलर्ट करेगी कि उस बच्चे को बेसिकली रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम ही चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 था, postpartum nurse is providing instructions to the mother of a newborn with hyperbilirubinemia and who is being breastfed. The nurse should provide which most appropriate instruction to the mother. अब हाइपर बिलिरुबिनेमिया के बारे में बताती चलूँ कि इसको हम जॉन्डिस भी कहते हैं। जॉन्डिस इज बेसिकली द मैनिफेस्टेशन ऑफ दिस डिजीज। जॉन्डिस हम कहते हैं कि पहले हाइपर बिलिरुबिनेमिया होता है, देन हम उसको जॉन्डिस कहते हैं। जॉन्डिस इज अ डिसकलरेशन ऑफ द स्किन म्यूकस मेम्ब्रेन, जो येलोइश हो जाती है ना। लेकिन ये होती किस वजह से, ये बिलीरुबिन होता है। बिलीरुबिन कैसे बनता है, ये हीमोग्लोबिन से बनता है। ठीक है, उसकी जब ये रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन होती है, तो वहाँ से जो हीमोग्लोबिन है वो निकलती है, फिर उसकी ब्रेकडाउन होके बिलीरुबिन नाम का एक पिगमेंट कंटेनिंग सब्सटेंस जो है ना वो एक्सक्रीट होता है। ठीक है, और वो सेल्स में उसकी अकोमुलेशन ज़्यादा हो जाती है। जब वो बिल्डअप हो जाता है सेल्स के अंदर, अकोमुलेट हो जाता है, तो फिर वो उस एरिया को, क्योंकि ये पिगमेंट कंटेनिंग होता है, तो वो उस एरिया को कलर देता है। ठीक है, मतलब आईज येलो हो जाती हैं, और म्यूकस मेम्ब्रेन जो है ना वो येलो हो जाती है, जिससे वो मैनिफेस्ट करता है कि उस बच्चों को जॉन्डिस हो गए। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि हाइपरबिलिरुबिनेमिया के कंडीशन में हम फोटोथेरेपी वगैरह करवाते हैं। ब्लू लाइट स्पेक्ट्रम की फोटोथेरेपी होती है, जो कि बिलिरुबिन को तोड़कर और उसको एक्सक्रीट करने में हेल्प करवाती है। ठीक है, और बेसिकली बिलिरुबिन को ना एक्सक्रीट करवाने का काम हमारे लिवर का होता है। तो जब लिवर के फंक्शंस इमेच्योर होते हैं ना, तब भी ये कंडीशन डेवलप कर सकती है। ठीक है, ये होगी उसकी एक मैंने ब्रीफली आपको बता दिया कि ये हाइपरबिलिरुबिनेमिया हो गया। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन था वो ये था कि वो इंस्ट्रक्शन दे रही है मदर को कि आपके बच्चे को ये है, तो आपने वो कौन सी अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन होगी मदर को। वो ये होगी कि फीड द न्यू बॉर्न लेस फ्रिक्वेंटली। ऑप्शन नंबर 2 था कंटिन्यू टू ब्रेस्ट फीड एवरी 2 to 4 आवर्स। फिर था कि स्विच हो जाए यहाँ बॉटल फीडिंग की तरफ, और चौथा आपके पास था कि स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग एंड स्विच टू द बॉटल फीडिंग परमानेंटली। अब यहाँ पे मैं एक बात बताती चलूँ कि जो ब्रेस्ट फीडिंग है ना, वो आफ्टर डिलीवरी जो है हम ना 2 आवर्स के अंदर जो है ना वो स्टार्ट करवा देते हैं। ठीक है, और फिर एवरी 2 to 4 आवर्स जो है ना उसको रिपीट कराते हैं। और ब्रेस्ट फीडिंग को आपने कंटिन्यू रखना है, उसको स्टॉप नहीं करवाना इन केस ऑफ हाइपरबिलिरुबिनेमिया। क्यों नहीं इसको स्टॉप करवाना, कि जितने ज़्यादा वो बच्चा फीड करेगा उतनी ज़्यादा उसको जो है ना ये बिलिरुबिन जो है ना उसकी एक्सक्रीशन में उसको हेल्प मिलेगी। तो यहाँ पे जो अप्रोप्रिएट इंस्ट्रक्शन बनती है वो ये है कि ब्रेस्ट फीडिंग आपने कंटिन्यू उसको कहना कि रखो, और एवरी 2 to 4 आवर्स के अंदर। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज बीटा। मैम जी।
मैम एक क्वेश्चन पूछना था कि मतलब ये तो हम इसकी मैनेजमेंट में भी कहते हैं ना कि फ्रीक्वेंट ब्रेस्ट फीडिंग करवाएं। हाँ तो जी। मैम एक जॉन्डिस वो भी है ना जो ब्रेस्ट फीडिंग की वजह से होता है, तो मैम उसमें उसकी ट्रीटमेंट क्या होती है जो ब्रेस्ट फीडिंग उसमें की वजह हाँ, से जॉन्डिस होता है? उसमें ये होता है कि उसमें आप ब्रेस्ट फीडिंग बिल्कुल होल्ड करवा देते हो, डिसकंटिन्यू करवा देते हो ब्रेस्ट फीडिंग और अभी उसको बॉटल फीडिंग पे ले आते हो, जब तक कि ये कंडीशन मतलब रिजॉल्व नहीं हो बिल्कुल जाती। भी नहीं ब्रेस्ट फीडिंग कर? ठीक है मैम। हाँ जी, जब ये कंडीशन रिजॉल्व हो जाएगी देन यू विल कंटिन्यू टू ब्रेस्ट फीड। ओके मैम। अच्छा जी, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। ये वाला एमसीक्यू कर दें, ब्रेस्ट फीडिंग वाला, एवरी 2 आवर्स वाला। ये रिपीट कर दूं? अच्छा, आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन होगी एमसीक्यूज के रिलेटेड तो आपने मुझे डिस्कशन के एंड पे बताना है, जिसको भी जिस एमसीक्यूज में कंफ्यूजन होगी मैं रिपीट कर दूं, ठीक है? Question number 3 था, the nurse prepares to administer vitamin K injection to a newborn and the mother asks the nurse why her infant need the injection. What best response should the nurse provide? अब विटामिन के का इंजेक्शन वो लगाना चाह रही है, उसके मदर पूछती है उसको कि आप क्यों लगा रहे हैं, इन्फेंट को क्यों ज़रूरत है, तो आप क्या उसको रिस्पॉन्स करोगे? आप उसको बताओगे कि विटामिन के जो है ना वो क्या करेगा, प्रिवेंट करेगा योर न्यू बॉर्न फ्रॉम ब्लीडिंग। ठीक है, विटामिन के का इंजेक्शन बेसिकली इसीलिए लगाते हैं कि क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है ना आफ्टर बर्थ ये लगाते हैं, आईएम इंजेक्शन होता है और इसमें क्या होता है कि ये ब्लीडिंग से प्रिवेंट करता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज डेल्टा। Question number 4 है, the nurse is preparing to administer an injection of vitamin K to a newborn. Which injection site should the nurse select? जो newborn में हम लोग साइट सेलेक्ट करते हैं वो है lateral aspect of the middle third of the vastus lateralis muscle. ठीक है, डेल्टा। Question number 5, a baby with a hemolytic jaundice is being treated with a fluorescent phototherapy. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हाइपरबिलिरुबिनेमिया की कंडीशन में हम फोटोथेरेपी करवाते हैं to provide safe newborn care. Which of the following action should the nurse perform? आपने सबसे जो फोकस करना है ना वो ये करना है कि आपने उसके आईज को कवर कर देना, ठीक है, क्योंकि ये जो थेरेपी होती है वो डिहाइड्रेशन का बायस बन सकती है, इन्फेक्शन का बायस बन सकती है, इरिटेशन का बायस बन सकती है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, बेबीज के आईज को कवर कर देना विद आई पैड्स। द करेक्ट आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 6 है, द नर्स इज प्रिपेयरिंग टू एडमिनिस्टर एक्सोजेनस सर्फेक्टेंट टू अ प्रीमेच्योर इन्फेंट हु हैज रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। द नर्स प्रिपेयर टू एडमिनिस्टर द मेडिकेशन बाय विच रूट। ठीक है, अब ये जो है ना ये आपकी बुक में भी मेंशन है कि ये जो ये हम लोग प्रोफिलैक्टिकली भी करते हैं, यानी कि बिफोर बर्थ भी ये चीज होती है, लेकिन जो ये क्वेश्चन मैंने पूछा है ना ये आफ्टर बर्थ की बात हो रही है कि पता चल गया कि बच्चे को आरडीएस है, ठीक है, और हमने उसकी मैनेजमेंट में क्या करना है। उसकी मैनेजमेंट में हम लोग यही करते हैं कि इंट्रा जो है ना ट्रेकियली हम उसको ये सर्फेक्टेंट जो है ना ये पाउडर फॉर्म में होता है, स्टीरोइल वाटर में हम इसको डाइल्यूट करते हैं और क्योंकि उस बच्चे को ईटीटी पास होती है, ठीक है, एंडोटेकल ट्यूब, तो एंडोटेकल ट्यूब के जरिए हम उसको डालते हैं उसके डायरेक्ट लंग्स में, ट्रेकिया में, ठीक है, और वो वहां पे फिर वो अब्सॉर्ब हो जाता है सर्फेक्टेंट जो है। तो द करेक्ट आंसर इज बीटा, इंट्राट्रेकियल। Question number 7 है, the nurse is preparing to care for a newborn with a respiratory distress syndrome. Which initial action should the nurse plan to best facilitate bonding between the newborn and the patient? सॉरी, पेरेंट्स। तो यहाँ पे जो इनिशियल एक्शन आप लोगों ने लेना या प्लानिंग के तौर पे अगर कह रहे हो कि क्योंकि रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के साथ जो बेबी होता है वो थोड़ा इरिटेबल होता है, तो उसे सांस का प्रॉब्लम होता है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि इनकरेज करना पेरेंट्स टू टच देयर न्यूबॉर्न। ठीक है, क्योंकि वो बिल्कुल ही वो हो जाते हैं कि पता नहीं क्या हो गया या कंडीशन आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, तो सबसे पहले आपने उन्हें कहना कि आप अपने बच्चे के साथ एज नॉर्मल बिहेव करें जैसे वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो पेरेंट्स को आपने थोड़ा सा कहना कि अपने रैपिड बिल्डअप करें अपने न्यूबॉर्न के साथ, उसको कॉम करें, सूट करें। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, an initial assessment of a large for a gestational age newborn infant is being done. Which physical assessment technique should the nurse assist in performing to assess for evidence of birth trauma? अब लार्ज है, मतलब जितना वेट होना चाहिए उस गेस्टेशनल एज के अकॉर्डिंग उससे ज़्यादा उसका वेट है, तो आप लोग फिजिकल असेसमेंट कर रहे हो तो क्या बर्थ ट्रॉमा का एविडेंस क्या आपको मिल सकता है? आपको सबसे जो बेसिक बर्थ ट्रॉमा का एविडेंस मिल सकता है वो है जो क्लेविकल होती है ना हमारी कॉलर बोन,
ठीक है, बेबी की वो बहुत प्रॉन टू फ्रैक्चर होती है, वो बहुत ज़्यादा प्रॉन टू फ्रैक्चर होती है, वो बहुत जल्दी टू ब्रेक हो जाती है। ठीक है, तो आपने पालपेट करनी है कि अगर क्लेविकल उसकी ठीक है या उसकी फ्रैक्चर हो गया, तो वो आपको बताएगी कि उसको बर्थ ट्रॉमा है या नहीं है। ठीक है, द करेक्ट आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच न्यू बॉर्न इज मोस्ट एट रिस्क फॉर अ ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी। ब्रेकियल प्लेक्सस इंजरी, ये ब्रेकियल पैल्सी भी इसको हम कहते हैं, ये इस वजह से होती है कि ड्यूरिंग डिलीवरी जो है ना, ये हम नर्व्स होते हैं, ब्रेकियल प्लेक्सिस जो है ना, नर्व्स पड़ी होती है हमारी आर्म में। ठीक है, तो अगर इसकी इंजरी हो जाए तो वैसे तो ये टेम्परेरली होता है, 2 to 3 डेज के अंदर ये रिजॉल्व हो जाता है और मूवमेंट जो है ना आर्म की वो रिकवर हो जाती है। लेकिन बाज़ का ये अगर ज़्यादा लेसिरेशन हो गई है नर्व की, ठीक है, वो ज़्यादा डैमेज हो गई है नर्व, तो उससे परमानेंट जो है ना वो इमोबिलाइजेशन भी बोन की सॉरी उसकी आर्म की हो सकती है। ठीक है, तो ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी कौन रिस्क पे है कि जिसको ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी हो सकती है, तो वो है आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है कि शोल्डर डिस्टोशिया क्या होता है कि डिफिकल्ट डिलीवरी ड्यूरिंग मतलब लेबर बर्थ में जो डिफिकल्ट डिलीवरी होती है उसको हम कहते हैं शोल्डर डिस्टोशिया। और यहाँ पे गेस्टेशनल एज अगर लार्ज है और साथ में उसको शोल्डर डिस्टोशिया है, तो इसका मतलब है कि वो ज़्यादा रिस्क पे होगा कि उसको ब्रेकियल प्लेक्सिस इंजरी हो सकती है। करेक्ट आंसर इज चार्ली। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग द कॉमन मैनिफेस्टेशन ऑफ न्यू नेटल सेप्सिस की जो मैनिफेस्टेशन है आप लोगों ने पढ़ी होंगी, इसमें एपनिया होता है, हाइपोटेंशन, हाइपोटोनिया, फीडिंग इंटॉलरेंस एंड पिटेशिया, bruising something. And question number 11 है, the most common neonatal sepsis and meningitis infection seen within the 24 hours after birth are caused by which organism? ग्रुप बीटा ड्यूरिंग बर्थ जो होता है ना, ठीक है, ये होता है ग्रुप बीटा हेमोलिटिक स्ट्रेप्टोकोकाई के जरिए, ये बर्थ कैनाल से ही डेवलप हो जाता है बच्चों को। क्वेश्चन नंबर 12 है, पेशेंट का कैल्शियम लेवल जो है 6.9 है, मतलब लो है। ठीक है, और विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नर्सिंग प्रायोरिटी। अब यहाँ पे बात होगी नर्सिंग प्रायोरिटी की, जब बात हो जाती है ना तो आपने सारे पॉइंट्स पढ़ने होते हैं, ऑप्शन, फिर आपने अपनी कॉमन सेंस लगानी होती है कि कौन सा ऑप्शन वो पहले परफॉर्म करेगी और बाकी जो है वो डिले किए जा सकते हैं। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि वो एजुकेट बाद में भी कर सकती है। ठीक है, और ये कैल्सिटोनिन और ये विटामिन डी है ना, ये सप्लीमेंट्स हैं, और कैल्सिटोनिन इज हार्मोन। ठीक है, तो ये भी बाद में एडमिनिस्टर करेगी। सबसे पहले क्योंकि उसको पता है कि अब कैल्शियम लेवल लो हो गया, और सबसे पहले जो चीज़ डेवलप हो सकती है वो टेटनी और सीजर जो है ना वो डेवलप हो सकते हैं। ठीक है, तो वो क्या करेगी, वो इनिशियल सीजर प्रिकॉशंस फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेगी, उसके बाद वो एजुकेट करेगी कि आपने कैल्शियम रिच डाइट लेनी है, कैल्सिटोनिन भी एडमिनिस्टर कर सकती है और विटामिन डी सप्लीमेंट्स भी ऑर्डर कर सकती है। ठीक है, प्रायोरिटी में आपके पास सीजर प्रिकॉशन आएंगी। 12 क्वेश्चन नंबर 12 राइट आंसर, करेक्ट आंसर इज अल्फा। क्वेश्चन नंबर 13 है, स्टिमुलेशन ऑफ द फेशियल नर्व by the master muscle causes twitching of the nose lips in hypocalcemia. हाइपोकैल्सीमिया की कंडीशन में जो नर्व डैमेज होती है फेशियल नर्व, और उसकी वजह से ट्विचिंग ऑफ द नोज एंड लिप्स होती है बोलते हुए, या वैसे पेशेंट रेस्ट में भी है तो उसको ट्विचिंग होती रहती है नोज लिप्स की, इस साइन को हम कहते हैं चॉस्टिक साइन। तो करेक्ट आंसर इज बीटा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन इन प्रिवेंटिंग न्यूनेटल इन्फेक्शन इज, आप अपनी हैंड वॉशिंग टेक्निक अच्छी रखें, गुड हैंड वॉशिंग करें। ठीक है, तो उससे आप क्या करोगे, क्योंकि एक पेशेंट टू दूसरे पेशेंट हम पढ़ा है हमने, एक बेड से जब आप दूसरे बेड में जाते हैं तो आपने हैंड वॉश बिफोर एंड आफ्टर करने होते हैं। तो इस तरह क्या होगा कि एक जगह की जो इन्फेक्शन है, ये एक जगह की चीज़ दूसरी जगह ट्रांसफर नहीं होगी, यानी क्रॉस इन्फेक्शन नहीं होगा, और नोजोकोमियल इन्फेक्शन के चांसेस कम हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंसीडर डिटेल इन द पैसेज अ डेफिशिएंसी, मतलब बेसिकली वो पूछना ये जा रहा था कि जो डेफिशिएंसी है ना G6PD में, ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम होता है, इसकी वजह से कौन सी चीज़ है जो नहीं होती। ठीक है, बाकी सब होता है, सिर्फ एक चीज़ नहीं होती। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्रीफ आपको दे देती हूँ कि ये जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज की डेफिशिएंसी, ये एक एंजाइम है। ठीक है, ये क्या करता है कि ये आपके NADPH की प्रोडक्शन करवाता है। ठीक है, ये NADPH की प्रोडक्शन करवाएगा तो वो हमारी बॉडी में एक ग्लूटाथायोन के नाम से एक एंटीऑक्सीडेंट पड़ा होता है। जब तक वो रिड्यूस फॉर्म में रहेगा एंटीऑक्सीडेंट, तब तक आपकी बॉडी जो है ना वो ऑक्सीडेंट से बची रहेगी। अब होता है इस डिजीज में क्या होता है कि जब इस एंजाइम G6PD की डेफिशिएंसी होती है तो NADPH भी कम हो जाता है। NADPH के कम होने की वजह से ग्लूटाथायोन की रिड्यूस फॉर्म भी कम हो जाती है। जब वो रिड्यूस फॉर्म कम होती है तो फिर जो ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स होते हैं ना वो आप, क्योंकि ऑक्सीजन फ्री रेडिकल्स आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है ना वो हीमोग्लोबिन में और हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स में,
ठीक है। तो जब वो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन जो है वो रिलीज होती है और बाकी जो ऑक्सीजन के फ्री रेडिकल्स बनते हैं ना, वो आपके अपने ही सेल्स को डैमेज करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, यानी अपने ही रेड ब्लड सेल्स को वो तोड़ना शुरू कर देते हैं। तो जो रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन है ना, वो फास्टर हो जाती है देन देयर फॉर्मेशन। उस वजह से हीमोलिटिक डिजीज, हीमोलिटिक एनीमिया होता है। ठीक है, और G6 पीरियड की डेफिशिएंसी से एनीमिया होता है। अब यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो बनता है वो ये है कि डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ ऑक्सीडाइज ग्लूटाथायोन नहीं होता, बाकी सारे हो जाते हैं। ठीक है, रिड्यूस फॉर्म भी कम हो जाती है, NADPH की प्रोडक्शन भी कम हो जाती है, और जब NADPH नहीं ना बनेगा तो DNA और RNA की प्रोडक्शन भी नहीं होगी, इम्पेयर्ड मतलब उनकी प्रोडक्शन होगी। तो इसलिए आपका करेक्ट आंसर बीटा बनता है। क्वेश्चन नंबर 16 है द मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन इवेंट दैट अकर विद द बर्थ। अब यहाँ पे कुछ बच्चों को मैं देख रही थी, उन्होंने आंसर लगाया हुआ है डक्टस आर्टरियोसिस। क्यों भाई, डक्टस आर्टरियोसिस नहीं हो सकता। डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज होता है विद इन फ्यू डेज एंड कभी कभार वीक भी लग जाता है। ठीक है, तो फॉरन जो है ना वो बिल्कुल जैसे कहते हैं कि बर्थ हुई और जैसे वो ट्रांजिशन नहीं हो जाती कि डक्टस आर्टरियोसिस क्लोज हो जाए, वो उसको टाइम लगता है क्लोज होने में। जो सबसे पहले इवेंट होता है वो होता है कि आपकी इफेक्टिव रिस्पिरेशन और वेंटिलेशन इस्टेब्लिश हो जाती है। अब क्या होता है कि वही बच्चा जो प्लेसेंटा से ऑक्सीजन ले रहा होता है वो अपने ही लंग्स को मतलब उसकी इनिशिएशन होती है, उसके लंग्स जो है ना वो एस्पायरेट और रेस्पिरेट कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे आपका जो इवेंट बनता है वो डेल्टा है। क्वेश्चन नंबर 17 है द डैश इज लोकेटेड इन द सेप्टम बिटवीन द एट्रिया एंड अलाउ द ब्लड टू बाईपास पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब यहाँ पे मैं आपको बात बताती हूँ कि जो एट्रिया के दरमियान में सेप्टम सेप्टम होता है, और उस सेप्टम में जो होल होता है उसको हम कहते हैं फोरामेन वेल। ठीक है, फोरामेन वेल कहते हैं उसको हम। द करेक्ट आंसर इज बीटा। फोरामेन वेल जो है ना वो क्या करता है कि ये अलाउ करता है ब्लड को टू बाईपास पल्मोनरी सर्कुलेशन। ठीक है, ये स्मॉल ओपनिंग होती है फीटल के हार्ट में। ठीक है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाता है प्लेसेंटा से डायरेक्टली राइट एट्रियम। ठीक है, और फिर राइट एट्रियम से लेफ्ट एट्रियम में, और लेफ्ट एट्रियम से बाईपास करके लंग्स में। तो फोरामेन वेल जो है ना वो करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 था कि अब इसमें था कि कौन सा पाथवे बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड अorta। अब पल्मोनरी आर्टरी हमें पता है कि जो हमारे लंग से पल्मोनरी आर्टरी जो हमारे हार्ट से ब्लड लेके जाती है लंग्स में। ठीक है, और लंग से भी पल्मोनरी वेन हम ब्लड लेके आती है हमारे हार्ट में। तो यहाँ पे वो कह रहा है कि जो पाथवे बना होता है ना आर्टरी और एओर्टा के दरमियान में, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं डक्टस आर्टरियोसिस। ठीक है, ये डक्टस आर्टरियोसिस होता है जो बाईपास करता है ब्लड फ्रॉम दी पल्मोनरी आर्टरी टू एओर्टा, उसको लंग्स में नहीं जाने देता। और ये डक्टस आर्टरियोसिस आफ्टर बर्थ जो है ना क्लोज हो जाता है, फिर इसकी जरूरत नहीं रहती क्योंकि ब्लड फिर लंग्स में जाता है, देन लंग्स से वो ऑक्सीजनेट होकर ब्लड हार्ट में जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है क्लिनिकली अ पोर्शन ऑफ लंग दैट कोलैप्स। जो पोर्शन कोलैप्स हो जाए उसको एटिक्टेसिस कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है फुल टर्म इन्फेंट है, एडमिट हुआ है न्यू बोर्न नर्सरी में, उसका ब्लड ग्लूकोज लेवल 35 है, लो है। ठीक है, जो नॉर्मल है वो 45 से ज्यादा होना चाहिए। अगर 45 से पहले 24 आवर्स के अंदर उसका 35 है तो इसका मतलब वो हाइपोग्लाइसीमिया का शिकार है। तो उस वजह से आपने क्या करना है कि उसको फौरन से आपने या तो डेक्सट्रोज लगाना या उसको आपने फीड करा देना, फार्मूला मिल्क या ब्रेस्ट मिल्क जो भी आप करवाना चाहते हो। आपने अल्टीमेट सोर्स देना उसको ग्लूकोज का। तो द करेक्ट आंसर इज अल्फा। 21 है, यहाँ पे एक न्यू बॉर्न है, वो कह रहा है कि वो आया है टेकिपनिया के साथ, प्रीनेटल हिस्ट्री या रिमार्केबल है, आपका स्कोर भी सही है। ठीक है, एग्जाम पे पता चलता है कि उसको रिट्रैक्शन भी है, नेजल फ्लेरिंग भी है, टेकिपनिया भी है, और कोई अबनॉर्मल एग्जाम फाइंडिंग्स नहीं आई है चेस्ट एक्सरे पे। ठीक है, उसको सप्लीमेंटल ऑक्सीजन दी है नेजल कैनुला पे 3 दिन 2 दिन, और उसके बाद उसके सारे साइन सिम्टम रिजॉल्व हो गए हैं। तो आपको क्या लगता है कि ये कौन सी कंडीशन हो सकती है? तो ये कंडीशन ट्रांजिएंट टेकिपनिया कंडीशन है। ठीक है, ये टेम्परेरली होती है और ये रिजोल्व हो जाती है सप्लीमेंटल ऑक्सीजन देने से ना, 3 दिन के अंदर ये ना रिजोल्व हो जाती है। ये बेसिकली होती है किस वजह से कि सी सेक्शन में जो बच्चे होते हैं ना या प्री टर्म होते हैं, सी सेक्शन में क्योंकि वो जो फ्लूइड होता है ना उनके लंग्स के अंदर वो स्क्वीज नहीं होता। जब वो स्क्वीज नहीं होता तो फिर वो उसकी एब्जॉर्प्शन लेट होती है। ठीक है, लंग्स में, और क्या हो जाता है कि वो कंडीशन डेवलप हो जाती है जिसको हम ट्रांजिएंट टेकिपनिया ऑफ द न्यूबॉर्न कहते हैं। इसमें भी टेकिपनिया होता है, नेजल फ्लेयरिंग होती है, ग्रंटिंग साउंड्स आती हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बीटा। क्वेश्चन नंबर 22 है हेल्दी न्यू बॉर्न से रिस्पिरेशन शुड बी इरेगुलर होनी चाहिए, एब्डोमिनल होनी चाहिए, 30 to 6 बीट्स पर मिनट होनी चाहिए, और शैलो होनी चाहिए। ये उसकी है
मैनिफेस्टेशन। और 23 आपका है न्यू बॉर्न चाइल्ड्स मदर हु हैज़ डायबिटीज़, जिसको डायबिटीज़ है बेसिकली वो रिस्क पे है कि उसके बच्चे को भी हाइपोग्लाइसीमिया होगा, ठीक है। 24 था कि प्री मैच्योर इन्फेंट विद रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम रिसीव्स आर्टिफिशियल सर्फेक्टेंट, हाउ वुड द नर्स एक्सप्लेन सर्फेक्टेंट थेरेपी टू द पेरेंट्स। सर्फेक्टेंट वो बताएगी कि जो सर्फेक्टेंट है वो इम्प्रूव करता है एबिलिटी ऑफ योर बेबीज लंग्स टू एक्सचेंज ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उनको एक्सप्लेन करेगी, ठीक है। बाकी पॉइंट्स आप देखें वो नहीं इसमें आते। तो 24 जो है ना उसका करेक्ट आंसर है सर। 25 है द मोस्ट कॉमन काज ऑफ पैथोलॉजिक हाइपरबिलिरुबिनेमिया इज, जो पैथोलॉजिक काज होगी वो हिमोलिटिक डिजीज, कोई भी डिसऑर्डर उसके अंदर चल रहा होगा जिसकी वजह से रेड ब्लड सेल्स की ब्रेकडाउन हो रही होगी और हीमोग्लोबिन से बिलिरुबिन बन रहा होगा और वो बिलिरुबिन जो है वो लीवर आगे एक्सक्रीट नहीं कर रहा होगा, उसकी बिल्डअप हो जाएगा और वो बच्चा बिलिरुबिनेमिया का शिकार हो जाएगा, जॉन्डिस हो जाएगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज बीटा। हाँ जी, अब बताएं कोई कंफ्यूजन कोई